क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। ये हमें टेम्परेचर दे रखा है ए और बी पार्ट में केल्विन में, हमें सेल्सियस में चेंज करना है। जब हमने इस चैप्टर की थ्योरी डिस्कस कर रहे थे उस टाइम मैंने बताया था कि टेम्परेचर की 3 फॉर्म होती है, डिग्री, केल्विन और फ़ारेनहाइट। अगर हमें डिग्री को डिग्री और सेल्सियस एक ही को बोलते हैं। अगर हमें डिग्री को केल्विन में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं 273 प्लस करते हैं, और हमें अगर केल्विन को डिग्री में चेंज करना है तो 273 माइनस करेंगे। तो ये हमें केल्विन में दे रखा है, हमें किस में चेंज करना है, सेल्सियस यानी डिग्री में, तो 273 माइनस करेंगे। फर्स्ट पार्ट बनाते हैं ए, 293 हमारा ऐसे रहा, माइनस 273 करेंगे तो ये जो केल्विन वाला टेम्परेचर है वो हमारा चेंज होगा किस में, डिग्री में। तो 293 में से 273 गया तो कितना 0, और ये कितना हमारा 2, तो 20 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड बी पार्ट हमारा अगेन हम क्या करेंगे, इसमें से 470 में से माइनस कर देंगे कितना 273 को ही माइनस करना है बस। तो कितना माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 7, और ये कितना हमारा 16 में से 9 गया तो 16 में से 7 गया तो कितना बचा 9, बाकी ये हमारा बचा कितना 3 में से 2 गया तो कितना 1, तो 197 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा चेंज हो गया किस में, डिग्री में। सेकंड पार्ट बनाते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा अगेन कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। ये हमें टेम्परेचर दे रखा है केल्विन इन डिग्री सेल्सियस में, ये हमें कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। ये टेम्परेचर हमें डिग्री में दे रखा है, सेल्सियस में हमें से केल्विन में चेंज करना है। तो अगर हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा होता और उसे हमें जब डिग्री में केल्विन में चेंज करते तो 273 प्लस करते, तो 273 प्लस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं कितना, तो 25 में हमें क्या करना है, प्लस का कितना 273 करना है। तो 273 प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा 8, और 7 और 2 कितना 9, और हमारा 2 तो 298 केल्विन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट बनाते हैं 373 प्लस का कितना 273 प्लस करना है। जब डिग्री को केल्विन में चेंज करेंगे तो उसमें प्लस करेंगे, और जब केल्विन से डिग्री में चेंज करेंगे तो उसको माइनस करेंगे। तो 3 3 जा कितना 6, 7 7 जा कितना 14, और 3 2 5 और 1 कितना 6, तो 646 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा डिग्री में दे रखा था, हमने इसे केल्विन में चेंज कर दिया, सॉरी केल्विन आएगा, ये केल्विन में, ये डिग्री में था, तो 646 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। हमें ये 2 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, हमें इसको रीजन बताने इनका। तो फर्स्ट पार्ट है नेप्थलीन वॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, और सेकंड पार्ट है बी कैन गेट द स्मॉल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। फर्स्ट पार्ट है जो नेप्थलीन वॉल है वो डिसअपियर हो जाती है कुछ टाइम के बाद सॉलिड से। जो नेप्थलीन वॉल होती है वो सॉलिड की होती है, और कुछ टाइम अगर उसको हम रख दें तो वो डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर मतलब गायब हो जाती है। तो अगर सॉलिड डिसअपियर हो जा रहा है तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जब गैसियस फॉर्म में सॉलिड से कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो पहला तो ये जो प्रॉपर्टी शो करता है हमारा नेप्थलीन वॉल, ये हमारा सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी करती है। इसका सीधा सा आंसर हम ये लिख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की अगर हम साइंस को समझें ऐसा कैसे होता है। नेप्थलीन वॉल होती है हमारी फिनाइल की गोली, लिख लेते हैं यहाँ। हिंदी में बोलते हैं इसको फिनाइल की गोली। ये हमारी फिनाइल की गोली होती है। नेप्थलीन वॉल कैसे डिसअपियर हो जाती है, कैसे ये प्रोसेस होती है पूरी हमारी सब्लिमेशन की, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इवापोरेशन को समझेंगे। इवापोरेशन क्या होता है, ये मेरा कोई कंटेनर लिया मैंने, या कोई मैंने बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने पानी को फिल किया और इसको मैंने हीट देना स्टार्ट किया। ये मेरा बर्नर लगा है, मैंने हीट देना स्टार्ट किया। तो जो 100 ये जो वाटर है इसके अंदर मैंने फिल किया है वाटर। तो ये जो वाटर है ये किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, गैस में। ये कब ऐसा होगा, जब इसको हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, बॉयल। और जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो कितना चाहिए हमें, 100 डिग्री सेल्सियस।
तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, और ये जो हमारा वाटर है वो किस में चेंज होना हो जाएगा, गैस में। लेकिन एवापोरेशन के केस में क्या होता है कि जो पानी है, जो लिक्विड है, वो वेपर में चेंज हो जाता है बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर, बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर। तो जो बॉइलिंग टेम्परेचर उसको चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, उससे पहले ही ये जो पानी है वो वेपर में चेंज हो जा रहा है। तो कितना टेम्परेचर होगा, यानी 100 डिग्री से कम, 99 हो सकता है, 96 हो सकता है, 98 हो सकता है, 90 हो सकता है। तो उससे कम टेम्परेचर पे ये जो पानी है वो किस में चेंज हो जा रहा है, हमारा वेपर में, ये इवापोरेशन है। अब नेप्थलीन के केस में कैसे होता है, जो नेप्थलीन की वॉल है ये हम बना लेते हैं, ये हमारी नेप्थलीन की वॉल है। नेप्थलीन की वॉल में आपने देखा होगा ना, नेप्थलीन की वॉल को कपड़ों में या फिर पुराने जो लकड़ी के बक्से होते थे उसमें रखते थे, ताकि हमारे कपड़े प्रोटेक्ट रहें। नेप्थलीन वॉल को कपड़ों में या पुराने लकड़ी के बक्से होते थे उसके अंदर रखते थे। जब नेप्थलीन वॉल को कपड़ों में या पुराने बक्से में रखते थे तो कुछ टाइम के बाद जो नेप्थलीन वॉल होती थी वो डिसअपियर हो जाती थी। डिसअपियर मतलब गायब हो गई। जब गायब हो गई तो ऐसे कैसे गायब हो जाएगी, तो जो नेप्थलीन वॉल है वो किसकी, हमारी सॉलिड की। तो सॉलिड हमारा किस में चेंज हो जा रहा है, वेपर में, यानी गैस में। तो ये प्रोसेस हमारी सब्लिमेशन कर रहा है। लेकिन सॉलिड कैसे चेंज हो जा रहा है, जो नेप्थलीन वॉल होती है, जैसे इवापोरेशन के केस में जो पानी है वो किस में चेंज हो जा रहा है, गैस में चेंज हो जा रहा है, और इसको हम वेपर भी बोल सकते हैं, वेपर में चेंज हो जा रहा है बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर, यानी जितना उसको बॉइलिंग टेम्परेचर चाहिए चेंज होने के लिए उससे पहले के ही टेम्परेचर में वो गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ऐसे केस क्या होता है कि जो इस नेप्थलीन गोली का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है तो होता है 80 डिग्री सेल्सियस, यानी इस नेप्थलीन वॉल को 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इस सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज होने के लिए, यानी डिसअपियर होने के लिए। लेकिन नेप्थलीन वॉल को हम कपड़ों में या बक्सों में रखते हैं तो वो रूम में रहते हैं, और रूम टेम्परेचर जो हमारे इंडिया में रहता है वो मैक्सिमम कितना रहता है, 40 डिग्री, 45 डिग्री, और बहुत सारी जगह अगर डेजर्ट वगैरह की जगह देखें तो हम कितना 47 डिग्री, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाता हमारे इंडिया में। लेकिन उसके बाद भी कुछ टाइम के बाद जो हमारी नेप्थलीन वॉल है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, वेपर में कन्वर्ट हो जा रही है। तो ऐसे कैसे हो जा रहा है, क्योंकि जबकि उसको मिनिमम टेम्परेचर सॉलिड स्टेट से पेपर स्टेट में चेंज होने के लिए कितना चाहिए, 80 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस तो रूम टेम्परेचर होता नहीं है। तो ये कैसे हो जा रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये भी जो प्रॉपर्टी शो करता है वो किसकी, हमारी इवापोरेशन की करता है। क्योंकि नेप्थलीन वॉल जो है वो बॉइलिंग टेम्परेचर से, यानी 80 डिग्री से पहले ही कुछ टेम्परेचर से ये बॉल कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, सॉलिड से लिक्विड में। ऐसा कैसे होता है, मान लो ये नेप्थलीन वॉल है, ये सॉलिड की है, और सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनसे सॉलिड बना है, उनके बीच में गैप होता है बहुत कम, गैप बिल्कुल ही नहीं होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा। ये मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बना लिया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर हमें इसको, गैप को, इनकी बीच के जो रिलेशन है, अट्रैक्शन को ख़त्म करना है, बाउंड्री को तोड़ना है, इनके जो बीच में बाउंड है उसको, बाउंड को तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। जब इसको हीट देंगे तो हीट मिलने की वजह से इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी मिलेगी तो वो वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे तो हिलेंगे। तो वाइब्रेट करते रहेंगे, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहेगा तो वाइब्रेशन भी इंक्रीज़ होता रहेगा, और कुछ टाइम के बाद इनके पार्टिकल्स के बीच में जो रिलेशन है, जो एक दूसरे को इन्होंने पकड़ रखा है टाइटली, वो रिलेशन टूट जाएगी, वो बॉन्डिंग टूट जाएगी, और जो पार्टिकल्स है उसके बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। ये डिस्टेंस आ गया। अभी जब डिस्टेंस आ गया तो कुछ टाइम के बाद ये जो पार्टिकल्स हैं ये एयर से कांटेक्ट बना कर लेंगे, और उसके बाद ये किस में, एयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड से। ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि हमें 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और रूम का टेम्परेचर 80 डिग्री होता नहीं है, उसके बाद भी इसके पार्टिकल्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसे ख़त्म हो जाता है। मान लो इस पूरी नेप्थलीन बॉल को 80 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, लेकिन कुछ पार्ट को, ये कोने पर या कहीं पर भी, कोई ये कुछ पार्ट में ले लेता हूँ यहाँ पर, इसको बॉयल होने के लिए जो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर चाहिए वो कितना चाहिए, 40 डिग्री या 45 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो यहाँ कोने में कहीं पर भी, नेप्थलीन बॉल के कहीं पर भी कोने वगैरह में ये जो
एटम है, ये जो पार्टिकल्स हैं, इनको 40 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो 40 डिग्री टेम्परेचर भी इनके बीच का जो रिलेशन है, जो बॉन्डिंग है, वो ख़त्म हो जाएगा। जब इनको टेम्परेचर 40 डिग्री मिलेगा तो इनके पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेट करते रहेंगे। तो कुछ टाइम के बाद जो इनकी बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी। जब बॉन्डिंग टूट जाएगी तो ये कुछ इस टाइप से इनके बीच का बॉन्डिंग ख़त्म हो जाएगी। और जब ख़त्म हो जाएगी तो इनके बीच की जब ख़त्म होगी तो बराबर वाले की एनर्जी भी लेंगे तो उनकी एनर्जी भी ख़त्म होगी। तो कुछ टाइम के बाद वो भी टूट जाएंगे, वो भी एयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर बराबर वाले, उनकी भी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स अपनी बॉन्डिंग तोड़ेगा तो वो बराबर वाले एटम की भी एनर्जी खींचेगा। और जब बराबर वाले एटम की एनर्जी भी खींचेगा तो उसको भी जो 80 डिग्री टेम्परेचर ना चाहिए कि थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होगा, तो ऐसे ही 40-45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर वो अपनी स्टेट को चेंज कर देता है। तो ये इसके पीछे का साइंस है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, नैप्थलीन शोज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। evaporation of naphthalene takes place easily and so it is disappear during the course of time। जो नैप्थलीन है वो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, और एवापोरेशन जो नैप्थलीन होता है उसमें एवापोरेशन जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। एंड फिर उस कुछ टाइम के बाद जो नैप्थलीन वॉल होती है वो डिसअपियर हो जाती है। तो ऐसा तभी होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं नैप्थलीन बॉल के, उनको 80 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, किसमें, सॉलिड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन रूम टेम्परेचर कितना रहता है हमारा, 40-45 डिग्री। लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे होंगे उस नैप्थलीन बॉल को जिनको सॉलिड से वेपर चेंज में होने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी वो लगभग रूम टेम्परेचर ही चाहिए, कितना, 40-45 डिग्री। तो जब उनको 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा तो वो अपनी बॉन्डिंग को ख़त्म कर देंगे, और जब बॉन्डिंग को ख़त्म कर देंगे तो वो एयर से कांटेक्ट करके एयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे जो पूरी नैप्थलीन की वॉल होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। कुछ मीटर की दूरी पर भी हम जो परफ्यूम की स्मेल है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं ये हमें बताना है। जो परफ्यूम है हमारा, तो परफ्यूम बहुत जल्दी वेपोराइज हो जाता है, और जो उसका वेपर होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है एयर में। कारण बिकॉज ऑफ दिस वी कैन गेट अ स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ये कैसे, हमने देखा होगा जो परफ्यूम होता है, जो परफ्यूम की बोतल होती है, तो बोतल के अंदर जो परफ्यूम रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो जब आप लोग, कोई भी पर्सन उस परफ्यूम का यूज़ करता है तो जो परफ्यूम वाटर में से निकल के आता है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, आते आते वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एवापोरेशन है किसके अंदर, लिक्विड वेपर में बहुत स्पीड से चेंज हो जाता है, तो वो बहुत तेज़ी से होता है किसके अंदर, परफ्यूम के अंदर। और जो फिर परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में जल्दी घुल जाते हैं। जब एयर में जल्दी घुल जाते हैं तो एयर के, जहाँ एयर जाती है उसके साथ पार्टिकल्स भी जाएंगे, पार्टिकल्स को लेके जाएगी। तो जब हवा हमारी तरफ आती है तो हवा के साथ एयर परफ्यूम के पार्टिकल्स भी आते हैं, और परफ्यूम के पार्टिकल्स में स्मेल रहती है, तो उस स्मेल को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आंसर लिख लेते हैं इसका। तो डेफिनेशन है इसकी, परफ्यूम वेपोराइज वेरी फास्ट एंड इट्स वेपर डिफ्यूज इनटू एयर। जो परफ्यूम है बहुत तेज़ी से वेपोराइज होता है, देखिए ये मैंने एग्जांपल अभी बताया आपको। एंड इट्स वेपर डिफ्यूज इनटू एयर, और जो उसका वेपर होता है वो बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है एयर में। डिफ्यूज मतलब घुल जाना एयर के अंदर या फिर एयर में फैल जाना ईजिली, आसानी। डेट इज़ वाई वी कैन गेट ए स्मेल ऑफ परफ्यूम, और इसी कारण जो स्मेल है परफ्यूम की हमें ऑब्जर्व कर लेते हैं हम कुछ मीटर दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग सबस्टेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। हमें ये सबस्टेंसेस दे रखे हैं, हमें इनके पार्टिकल्स के बीच में जो ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सबस्टेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये हमें सबस्टेंसेस दे रखे हैं, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। तो इनके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करें, जिनके पार्टिकल्स के बीच ज़्यादा कम गैप होगा उसका बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है बहुत कम, हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल गैप होता है, गैप होता ही नहीं है।
और जब गैप बहुत कम है तो हर एक पार्टिकल्स ने अपने बराबर वाले पार्टिकल्स को टाइटली बाउंडेड कर रखा है, टाइटली बाउंडेड, इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ज़्यादा। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। अगर हम बात करें गैस की, तो यहाँ बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। जब गैप बहुत ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है या नेग्लिजिबल होता है, थोड़ा बहुत बोल देंगे, थोड़ा बहुत होता है, तो सबसे कम होता है गैस के अंदर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, उसके बाद होता है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, और उसके बाद होता है गैस के पार्टिकल्स के बीच में। अब देखते हैं वाटर, शुगर और ऑक्सीजन में, तीनों में सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है और गैस कौन है। वाटर हमारा लिक्विड है, शुगर चीनी ये हमारी सॉलिड है, और ऑक्सीजन हमारा गैस है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, शुगर के। तो लिख लेते हैं शुगर, ये बना लिया मैंने ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो शुगर सबसे ज़्यादा शुगर का होगा, उसके बाद हमारा वाटर का होगा, और उसके बाद हमारा गैस यानी ऑक्सीजन का होगा। ऑक्सीजन क्या है, हमारी गैस है। तो ये ऑर्डर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, पार्टिकल्स का, इनके बीच में। सबसे ज़्यादा शुगर सॉलिड का, उसके बाद लिक्विड वाटर का, और उसके बाद गैस ऑक्सीजन का। क्वेश्चन है व्हाट इज़ फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। जो वाटर की फिजिकल स्टेट होती है वो 25 डिग्री पे क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, हमें बताना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो रूम टेम्परेचर है, तो यहाँ लिक्विड रहता है। जो सॉलिड स्टेट होती है वो कितना, हमारा 0 या 0 से कम जो स्टेट होती है वहाँ पर हमारा जो वाटर है वो किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। 25 से लगभग 100 के जो बराबर होता है वो हमारा किस पर रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। और 100 या 100 से ज़्यादा टेम्परेचर पे जो हमारा वाटर होता है वो किस में, लिक्विड या फिर हमारा वेपर फॉर्म में रहता है। तो लिख लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है ये रूम टेम्परेचर है, और रूम टेम्परेचर पर वाटर क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये हमारा लिक्विड आंसर है। बी पार्ट का आंसर है इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे ये हमारा सॉलिड भी हो सकता है, और ये हमारा एंड वाटर भी हो सकता है। सॉरी लिक्विड लिख लेते हैं, सॉलिड एंड वाटर तो दे ही रखा है, लिक्विड भी हो सकता है। सी पार्ट का आंसर है 100 डिग्री पर ये हमारा लिक्विड भी हो सकता है, एंड ये हमारा वेपर यानी गैस भी हो सकता है, वेपर भी हो सकता है, और गैस को ही हम वेपर बोलते हैं। क्वेश्चन है गिव 2 रीज़न टू जस्टिफाई। ये 2 ए बी दे रखे हैं, इनका हमें एक दोनों का 2 रीज़न देने हैं और जस्टिफाई करना है इनको। ए पार्ट है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड। जो वाटर होता है रूम टेम्परेचर वो लिक्विड क्यों होता है। और बी पार्ट है एन आयरन अलमीरा इज़ ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और जो आयरन अलमीरा है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड क्यों होती है। वाटर हमारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है, और आयरन अलमीरा हमारा रूम टेम्परेचर पर सॉलिड क्यों होता है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं ए। वाटर रूम टेम्परेचर पर इसलिए लिक्विड होता है क्योंकि जो वाटर होता है वाटर लिक्विड होता है, और लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं इसके लिक्विड के, उनके बीच में गैप होता है थोड़ा ज़्यादा इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड। तो ये फ्लो कर सकते। जब हम इसको मान लो ये किसी ग्लास में है, ये किसी ग्लास में मैंने वाटर को फिल कर रखा है, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में रहता है क्या, गैप। अब मैंने क्या ले लिया, एक स्क्वायर मैंने बीकर ले लिया ये। अब मैंने पानी डाला इसके अंदर, तो जो पार्टिकल्स थे वाटर के वो इसके अंदर इसकी शेप में आ गए। यानी वाटर का जैसी शेप थी तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर की इस गिलास की शेप में थे, और जब इस वाले बीकर के अंदर आए तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उन्होंने शेप ले ली इसके अंदर। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इसलिए हुआ इनके बीच में गैप था। जब गैप था, जब हम इसको मूव करेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस है तो ये आगे पीछे होंगे तो ये अपनी शेप को चेंज करते रहेंगे। यानी जिस बीकर या जिस भी बर्तन के अंदर ये जाएंगे तो ये उसी बर्तन की शेप ले लेंगे। तो इसका रीज़न क्या रहता है कि इट हैज़ फ्लूइडिटी। इसके पास क्या होता है, ये फ्लो कर सकता है, इसके पास फ्लूइडिटी होती है। और वाटर के पास डेफिनेट शेप नहीं होती है,
इसके बाद डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मान लो यहाँ इस ग्लास के अंदर अगर 300 ml पानी था, तो जब मैं इस वाले बीकर के अंदर इसको पानी को डालूंगा तो मेरे जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है, वो 300 ml ही रहेगा। शेप हमने देखा, जैसे पहले इस गिलास जैसी शेप थी, अब इस गिलास जैसी शेप बन गई। तो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस रहता है, और स्पेस रहने की वजह से इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोबाइल हो सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं, जब आगे पीछे हो सकते हैं। ये जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जाते हैं तो ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। ये वाला ये वाला आइटम जो है कहीं और पहुंच जाएगा, ये वाला आइटम कहीं और पहुंच जाएगा। तो इनके बीच में फ्लूइडिटी होती है। तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में रहता है हमारा क्या, वाटर, क्योंकि इसकी शेप फिक्स नहीं रहती है और ये फ्लो कर सकता है, इसके अंदर फ्लूइडिटी होती है। तो आंसर, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड। जो वाटर होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ फ्लूइडिटी, उसके पास फ्लूइडिटी होती है, वो फ्लो कर सकता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहता है, इसलिए। एंड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट रहता है। यानी अगर एक बीकर के अंदर 300 ml है, तो उस बीकर से अगर किसी दूसरे बीकर में डालेंगे तो वहाँ भी कितना, 300 ml ही रहेगा। एंड बट नो डेफिनेट शेप, लेकिन इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। अभी हमने देखा, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, इस वाले बर्तन के अंदर डालेंगे तो इस वाले बर्तन की शेप ले लेगा, यानी इसकी शेप हमारी सेम, इसकी शेप फिक्स नहीं रहती है। एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन अलमीरा रूम टेम्परेचर पर सॉलिड इसलिए रहता है क्योंकि जो सॉलिड होता है, आयरन अलमीरा सॉलिड है, और जो सॉलिड होता है अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है बहुत स्ट्रॉन्ग, बॉन्डिंग होती है बहुत स्ट्रॉन्ग, और इनकी शेप होती है डेफिनेट, और इनका वॉल्यूम भी होता है डेफिनेट, यानी फिक्स शेप है और फिक्स वॉल्यूम है। अगर एक जगह से दूसरी जगह हम इसको रखेंगे तो ये सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा, क्योंकि जो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है, इस आयरन अलमीरा को मेल्ट करके हमें सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में बनाना है, तो अगर 100 डिग्री तक तो ये इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इस आयरन अलमीरा का टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दें, 300, 400, 500, तो उस टाइम में जो ये आयरन अलमीरा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी लिक्विड में। लेकिन रूम टेम्परेचर कितना होता है हमारा, मैक्सिमम 40 डिग्री या 45 डिग्री, 25 डिग्री हम नॉर्मली लेते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर इसके पार्टिकल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी शेप फिक्स रहेगी, और फिक्स शेप के कारण शेप है वो चेंज नहीं होगी। अगर ये सॉलिड है तो ये सॉलिड ही रहेगा हमारा रूम टेम्परेचर के अंदर। जो आयरन अलमीरा होता है रूम टेम्परेचर पर, वो इसलिए सॉलिड होता है क्योंकि ये रिजिड होता है। रिजिड मतलब हम इसको पकड़ सकते हैं और पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। लेकिन वाटर के केस में, लिक्विड के केस में हम वाटर को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि अगर हम हाथ में पकड़ेंगे तो सारा वाटर हाथ में से हमारे निकल जाएगा। तो इसकी क्योंकि कोई शेप नहीं होती, इसकी शेप फिक्स रहती है, यानी अगर हम इसको कहीं भी पकड़ें तो इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, ये रिजिड होता है और फिक्स शेप इसकी फिक्स रहती है, यही इसका रीज़न रहता है। क्वेश्चन है, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। 273 केल्विन पर जो आइस है वो कूलिंग के लिए क्यों ज़्यादा इफेक्टिव होता है वाटर से, ये हमें बताना है। 273 केल्विन होता है 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल, तो 273 केल्विन इक्वल टू कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है, और जो वाटर होता है वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है। तो जो सॉलिड फॉर्म मतलब आइस, और जब आइस होता है, आइस का टेम्परेचर होता है बहुत कम, किससे, पानी से, लिक्विड से। जब वाटर से आइस का टेम्परेचर कम होता है तो जिसके पास टेम्परेचर कम होगा उसके पास एनर्जी कम होगी, और जिसके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जिसके पास एनर्जी कम होगी उसके पास टेम्परेचर कम होगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो वो ईजीली हमारा कूलिंग कर सकता है, और जिसके पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा देर में कूलिंग करेगा। कैसे? वाटर होता है, जो हमारा आइस है, आइस को अगर हम क्या करें, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, आइस का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, जब आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर इसको हीट मिलेगी, जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी तो जो आइस है वो सॉलिड से किस में चेंज होगा, लिक्विड में चेंज होगा, तो इसके पास लेस एनर्जी है। अगर लिक्विड है, लिक्विड का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड किस में चेंज होगा, लिक्विड से वेपर में चेंज होगा। तो उस जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पार्टिकल्स के बीच का गैप बढ़ता जाएगा, और जब गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो अपनी शेप को खो देता है। तो 273 केल्विन पर जो आइस है उसके पास कम एनर्जी होती है वाटर से,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है कि किस ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है अपनी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होने के लिए, उसको हम बोलते हैं एडिशनल लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूज़न। तो आइस के पास एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है। ये सॉलिड से वेपर में चेंज होने के लिए इसको पहले लिक्विड में चेंज होना पड़ेगा, फिर लिक्विड के बाद इसको किस में चेंज होना पड़ेगा, हमारा वेपर में। लेकिन अगर सेम टेम्परेचर पर 273 केल्विन पर अगर हम वाटर को कंपेयर करें तो वाटर ऑलरेडी लिक्विड है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो रूम टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कुछ टाइम के बाद जो रूम का टेम्परेचर होगा वही उस वाटर का टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन सॉलिड के केस में अगर हम देखें तो सॉलिड पहले कन्वर्ट होगा किस में, लिक्विड में। फिर जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के इक्वल होगा। तो सॉलिड के पास कम एनर्जी होती है किससे, लिक्विड से, और कम एनर्जी होने के कारण इसके पास एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है। लेटेंट हीट क्या होती है, वो हीट जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए। तो सॉलिड व्हाट प्रोड्यूसेस मोर C1 बॉइलिंग वाटर और स्टीम, कौन ज़्यादा C1 देगा, बॉइलिंग वाटर या स्टीम। C1 का मतलब होता है अगर बॉइलिंग वाटर यानी खौलते हुए पानी या स्टीम को, बॉइलिंग स्टीम को अगर किसी पर्सन के ऊपर डालें तो कौन ज़्यादा जलाएगा, कौन ज़्यादा डैमेज करेगा, ये हमें बताना है। तो ऑब्वियसली बात है स्टीम करेगा। क्यों करेगा, देख लेते हैं। ये हमारा बीकर है और इस बीकर के अंदर हमारा पानी है। ये किस में फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। इसके नीचे हमने बर्नर रखा। बर्नर रखने से इसको टेम्परेचर मिला और टेम्परेचर मिलने के बाद ये बॉयल हुआ और बॉयल होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। और वेपर को ही बोलते हैं हम कितना, स्टीम। ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो जो टेम्परेचर था, बॉइलिंग टेम्परेचर इसके पास कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस इसके पास बॉइलिंग टेम्परेचर था। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैसे वैसे ये जो लिक्विड है वो किस में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा। तो वेपर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इस बॉइलिंग जो वाटर है इसका टेम्परेचर कम होगा। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा गर्मी करेगा, ज़्यादा जलाएगा, और जिसका टेम्परेचर कम होगा वो कम गर्मी करेगा और कम जलाएगा। तो अगर हम स्टीम को किसी पर्सन के ऊपर डालें, किसी बॉडी पर डालें, तो वो ज़्यादा वंस करेगा इन कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। तो आंसर है स्टीम produces more C1 than boiling water. This is because steam has more energy than boiling water. जो स्टीम है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी बॉइलिंग वाटर से। क्यों होगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा वंस करेगा। क्वेश्चन है नेम ABCDE एंड F इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इट्स स्टेट। ये हमें नेम BCDE एंड F इन द फॉलोइंग डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर, और इसमें स्टेट चेंज हो रही है। तो हमें बताना है इन ABCDE F के नाम क्या है। अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो वो है A, और लिक्विड अगर गैस में चेंज होता है तो वो होता है B। गैस वापस से अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो वो C है। लिक्विड वापस से अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है तो हमारा D है। सॉलिड से अगर कोई सब्सटेंस, सॉलिड से अगर वो गैस में चेंज हो रहा है तो वो हमारा E है, और गैस से अगर कोई सब्सटेंस F में सॉलिड में चेंज हो रहा है तो वो हमारा F है। लिख लेते हैं नाम A। तो अगर कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है तो हमने स्टार्टिंग में और थ्योरी में भी पढ़ा, इसको हम बोलते हैं फ्यूज़न। जब हमने चेंज ऑफ स्टेट पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्यूज़न। तो ये हमारा है फ्यूज़न। बात करते हैं बी। अगर हमारा लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो लिक्विड अगर गैस में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपर के केस में ऐसा होता है कि जो लिक्विड है वो गैस में वेपर में चेंज होता है, तो वेपोराइजेशन। सी है हमारा, सी का जब गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है, जब गैस लिक्विड में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन CD, ये D है। D का हमारा जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। E क्या है, जब हमारा सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है, जब सॉलिड हमारा गैस में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन।
चैप्टर में आप जाके देख भी सकते हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर रखा है। और एफ, जहाँ हमने चेंज ऑफ स्टेट पढ़ा था। और एफ क्या है हमारा, एफ हमारा जब गैस सॉलिड में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन, और कई जगह इसको सब्लिमेशन भी बोलते हैं।